Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Chapter 2 From Trade to Territory, the Company Establishes Power. This is from Class 8 History. So let's start. तो हम पढ़ते हैं that औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे. या इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर थे. इट मीन्स ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. मतलब उनके बाद कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं हुआ. ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया. यानी उन्होंने इंडिया के बहुत ही बड़े पार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. तो जब उनकी डेथ हो गई 1707 में, बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स जिन्हें सूबेदार कहते हैं वो ऐसे थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे. उन्होंने अपनी अथॉरिटी मतलब उन्होंने अपना शासन जमाना शुरू कर दिया रीजनल किंगडम्स पे और नई रीजनल किंगडम्स इस्टेब्लिश करते रहे. और जैसे जैसे नई पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज होती गई अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, अब दिल्ली जो है वो एक इफ़ेक्टिव सेंटर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया. क्योंकि जैसे ही उनकी डेथ हुई, अलग अलग मुग़ल गवर्नर्स जो थे, सूबेदार थे, ज़मींदार थे, बड़े बड़े मतलब जिनमें थोड़ी सी पावर पहले से थी, वो अपनी और अथॉरिटी असर्ट करने लग गए और अपनी किंगडम्स इमर्ज कर ली, वो भी बहुत पावरफुल. तो तब जो है दिल्ली एक पावरफुल एक इफ़ेक्टिव सेंटर था पूरे देश का, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल रूलर्स रूल करते थे. लेकिन अब पूरे ही इंडिया के वेरियस पार्ट्स में पावरफुल रीजनल किंगडम्स होने लगी, तो दिल्ली अब उतना इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा. अब 18th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था, तब तक एक नई पावर इमर्ज हो रही थी एंड दैट वाज द ब्रिटिश. अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे इस पूरी बुक में कि कैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, फिर सारे आंदोलन और सब के बारे में. एक और बात कि जो ब्रिटिश थे वो ओरिजिनली एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी आई थी. तो क्या वो टेरिटरीज एक्वायर करने आई थी, क्या वो यहाँ पे राज करने आई थी? तो फिर वो इतनी बड़ी एम्पायर के मास्टर्स कैसे बन गए? हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे वो ओरिजिनली जब एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, तो उन्होंने ऐसे कैसे किया. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम ये पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर बहादुर शाह जफ़र और उनके सन्स को जो ब्रिटिश हैं वो अरेस्ट कर रहे हैं. और कौन अरेस्ट कर रहा है इन्हें? कैप्टन होडसन. ये कैप्टन है, ये बहादुर शाह जफ़र है और ये उनके सन्स हैं जिन्हें ब्रिटिश आर्मी जो है वो अरेस्ट कर रही है. यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि जब औरंगजेब एक पावरफुल रूलर नहीं रहा, लेकिन मुग़ल एम्परर्स सिंबलिकली इम्पोर्टेंट मतलब थोड़े इम्पोर्टेंट अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे. इनफैक्ट जब एक बहुत ही बड़ा रिबेलियन हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ, जो 1857 का रिबेलियन हुआ था, तब बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल एम्परर था उस टाइम का, वो एक नेचुरल लीडर था. यानी कि वो भी ब्रिटिश के अपोजिट थी. जैसे ही रिवोल्ट को शांत करवाया, जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें किंगडम भी लीव करने के लिए फोर्स कर दिया गया और उनके सन्स को भी ब्लड में शॉट कर दिया गया, उन्हें भी गोली मार दी गई. So, let's see East India Company comes east. तो ये ब्रिटिश आइलैंड है और ये इंडिया और ये सारे रूट्स हैं.
तो अब जो कंपनी है वो यहाँ थी, वो यहाँ से ईस्ट में आई, राइट। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए क्योंकि वो ईस्ट में आई है ना इंडिया के। तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक चार्टर जो है, उन्हें एक चार्टर मिला इंग्लैंड की रूलर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या उन्हें ग्रांट किया कि उनके पास सोल राइट है ईस्ट के साथ ट्रेड करने का। सोल राइट मतलब कि कोई दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड से कोई भी दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकता, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिली। इस चार्टर के साथ जो कंपनी थी वो ओशंस में वेंचर कर सकती थी, ओशंस से होते हुए जा सकती थी, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। वो नई लैंड्स ढूंढ सकती थी जहाँ से वो कम दामों में गुड्स खरीद सके, सामान खरीद सके। न्यू लैंड्स ढूंढने का मतलब होता है, पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये अर्थ कितनी बड़ी है और कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, पहले नहीं पता था। पहले इन्हें डिस्कवर किया जाता था, सी रूट से वो निकल पड़ते थे और जैसे ही कोई लैंड आता वो वहाँ देखते वहाँ हैबिटेशन कैसी है, तो वहाँ पे उसे डिस्कवर करना कहते थे। वो वहाँ से गुड्स को चीप प्राइस पे खरीद लेंगे और फिर यूरोप में वापस आकर ज़्यादा दामों में बेचेंगे। जो कंपनी है उनको कोई फियर नहीं था, उनको कोई डर नहीं था कि उन्हें दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज के साथ उनको कंपटीशन का डर नहीं था, क्योंकि उनको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर मिल चुका था। बट क्या होता था उस टाइम पे, जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, मर्सेंटाइल होता है जो मतलब बिजनेस एंटरप्राइज कंपनीज जो ज़्यादातर ट्रेड से पैसा कमाती हैं, मतलब वो इधर उधर जाके वहाँ से गुड्स खरीदती हैं, सस्ती गुड्स खरीदेंगे फिर उसको ज़्यादा हायर प्राइसेस में बेचेंगे। तो ऐसी जो कंपनीज होती थी वो मर्सेंटाइल कंपनीज होती थी। तो जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी उन दिनों की, वो ज़्यादातर प्रॉफिट इसीलिए होता था उन्हें कि उनके पास कंपटीशन हो, अगर कंपटीशन होगा तो उनका प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अब वो सिर्फ इंग्लिश जो ब्रिटेन था उनको रोक सकती थी, लेकिन यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन तो नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स थी। तो वो रॉयल चार्टर उन्हें बाकी यूरोपियन पावर्स को एंटर करने से नहीं रोक सकता था। और जैसे ही फर्स्ट इंग्लिश शिप जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, दिस वन, तो जैसे ही वो यहाँ पे लैंड हुई, सेल डाउन हुई एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, उन्होंने इंडियन ओशन देन क्रॉस किया। तो जो पोर्टुगीज थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस वहाँ इस्टेब्लिश कर ली थी। वेस्टर्न कोस्ट जो था इंडिया का, वहाँ ऑलरेडी अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी प्रेजेंस, उन्होंने वो ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे और उनका बेस था गोवा। इनफैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। वास्को ड गामा जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने ही ये सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया को 1498 में। और 17th सेंचुरी तक जो डच थे उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो इंडियन ओशन में ट्रेड करेंगे, और जल्दी ही जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी आ गए। तो वहाँ कौन कौन था? ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
फ्रेंच ट्रेडर्स थे और पोर्टुगीज तो पहले ही आ चुके थे। तो अब जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सभी कंपनीज जो है वो इंटरेस्ट, उन सभी कंट्रीज का सेम चीज़ें खरीदने में इंटरेस्ट था। फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क, तो जो इंडिया में कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था उनके बहुत ही बड़े बड़े मार्केट्स थे यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन, सिनेमन, ये सारे स्पाइसेस हैं, ये भी बहुत डिमांड में थी। तो जो यूरोपियन कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था उनकी वजह से जो इनके दाम थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और जिन पे परचेज की जाती थी वो बढ़ गए थे और जो प्रॉफिट उनको हो रहा था वो रिड्यूस हो रहा था इस वजह से। अब सिर्फ जो एक तरीका था ट्रेडिंग कंपनीज को वो था उनके राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर देना, मतलब उन्हें मार देना। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. अब मार्केट्स के ऊपर अधिकार, मतलब जैसे ये नहीं होता वो चीज़ मैं खरीदूंगा, तो ऐसे जो बैटल्स होने लगे इस वजह से ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। 17th और 18th सेंचुरी के थ्रू वो हर दिन रेगुलरली एक दूसरे की शिप्स को डुबा देते थे, रूट्स रोक लेते थे और दूसरों की शिप्स को गुड्स की सप्लाई के साथ मूव नहीं करने देते थे। जो ट्रेड था वो चल रहा था, मतलब ट्रेड तो चल रहा था लेकिन साथ साथ लड़ाई भी चल रही थी। ट्रेडिंग पोस्ट जो थी उनके आजू बाजू फोर्टिफिकेशन करके उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था। अब ये जो एफर्ट था वो सेटलमेंट्स कर रहे थे ताकि उनकी लड़ाई में वो जीत सकें। एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब वो अपना खुद का फोर्टिफिकेशन करें तो लोकल रूलर्स की जगह होती है वहाँ पे, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट तो होगी कि भाई हमारी जगह पे क्यों ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो कंपनी थी इस वजह से उनको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट की लगा कि ट्रेड और पॉलिटिक्स को हम अलग अलग रख सकें। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड अपना बिगिन किया। तो जो सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ सेटअप की गई थी? इट वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। 1651 में हुगली रिवर के बैंक्स पर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी। ये बेस था जहाँ से कंपनी के जो ट्रेडर्स थे जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता था वो ऑपरेट करते थे। जो फैक्ट्री थी वहाँ पे एक वेयर हाउस था जहाँ पे जो गुड्स थी एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स थी वो स्टोर की जाती थी। ऑफिसेस थे जहाँ कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया कंपनी जो है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को परसुएड करती रही कि वो पास आए, फैक्ट्री के एरिया के पास आए और वहाँ पे सेटल हों। 1696 तक जो है सेटलमेंट के चारों तरफ एक फोर्ट बनना शुरू हो गया। 2 साल बाद मुगल ऑफिशियल्स जो थे वो भी कंपनी को जमींदारी राइट्स 3 विलेजेस पर देने लगे। इनमें से एक था कलिकत्ता जो कलकत्ता और कोलकाता है। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। और जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे उन्हें भी मना लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकें। ड्यूटी फ्री क्या होता है? जब आप ट्रेड करते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। उस टाइम पे वो ड्यूटी होती थी। तो आप अगर फॉरेन से आके अगर आप वहाँ पे सामान खरीदोगे तो उस पर ड्यूटी लगेगी। तो ड्यूटी फ्री, और वो जो ड्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, तो इसीलिए उन्हें ड्यूटी फ्री अपना ट्रेड करना था ताकि उनके पैसे बच सकें। तो जो कंपनी थी उन्होंने कॉन्टिन्यूसली ट्राई किया
और औरंगज़ेब के फरमान को कंसेशन ज़्यादा मांगे औरंगज़ेब से, और जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस थे उनको मैनिपुलेट किया। तो जो औरंगज़ेब का जो फरमान था वो सिर्फ कंपनी को इतना राइट दिया था उसने कि वो ट्रेड ड्यूटी फ्री करे, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो खुद का प्राइवेट ट्रेड भी साथ साथ कर रहे थे उनको ड्यूटी पे करनी थी, और इस ड्यूटी को पे करने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से बंगाल में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ। अब जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान, वो चुप कैसे बैठे, इतना लॉस हो रहा है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी ड्यूटी नहीं दे रहे। एक तो पहले ही उनके लिए ड्यूटी फ्री कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ऊपर से जो उसके ऑफिशियल्स थे जो कि प्राइवेट ट्रेड अपना खुद का कैरी कर रहे थे उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया ड्यूटी को पे करने से। तो अब जो बंगाल का नवाब था वो कैसे चुप बैठे। आज हमने बात की कि कैसे उन्हें चार्टर रिसीव हुआ क्वीन एलिजाबेथ से, और बैटल्स हुए जो बाकी ट्रेडिंग कंपनी से उनके बीच में। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई रिवर हुगली पे, और 1998 में उन्हें एक फरमान रिसीव हुआ औरंगज़ेब से जिनमें उन्हें ड्यूटी फ्री, लेकिन वो क्या करने लगे, उनके जो ऑफिशियल थे वो भी अपने जो प्राइवेट ट्रेड थे उनकी भी उन्होंने ड्यूटी देने से मना कर दिया। तो अब मुर्शिद कुली खान जो कि नवाब के बंगाल हैं, अब वो क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। सो आई होप you liked the video and also understood the concept. So please like and share the video and also subscribe the channel if you have not done it yet. Thank you. Stay home, stay safe.